Hello students, welcome to our YouTube channel KR साहू क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को द लॉस्ट स्प्रिंग का हिंदी समरी बताने वाली हूँ। द लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर है एन.एस. जंग, जिनका बोर्न हुआ था 1964 राउरकेला में। स्टूडेंट्स, द लॉस्ट स्प्रिंग उन गरीब बच्चों के बारे में लिखा गया है जो अपने अधिकार से वंचित रहते हैं। इस पार्ट को द लॉस्ट स्प्रिंग को 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 है सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन, और सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार। पार्ट 1 में साहेब आलम के बारे में बताया गया और पार्ट 2 में मुकेश सन ऑफ बैंगल्स मेकर के बारे में बताया गया है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को साहेब आलम के बारे में बताऊंगी और अगले वीडियो पे हम सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो साहेब आलम का स्टोरी स्टार्ट होता है एन.एच. के घर के पास ही एक कुछ कचरे का गार्बेज डम्प है, वहाँ से स्टार्ट होता है। कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर होता है जहाँ पर अपने घर के सारे कचरों को वहाँ पर ला करके डाल दिया जाता है। एन.एच. कई मॉर्निंग से देख रही होती है कि वहाँ कई बच्चे नंगे पैर आते हैं अपने कंधों पे एक बड़ा सा पॉलीथीन का थैला लेकर के और उस कचरे के ढेर पे कुछ खोदने लगते हैं। वे बच्चे एकदम सा ख़राब कपड़े पहने होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से फटा हुआ रहता है और वो कपड़ा कपा रहता है और उनके पैरों में चप्पलें भी नहीं होती हैं। तो इसको देख कर के वो कई दिन से नोटिस कर रहे होते। फिर एक दिन जाती है और उनमें से बच्चों से एक सवाल करती है कि लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लड़का जवाब देता है कि मैं यहाँ पर गोल्ड सोना खोज रहा हूँ। तब एन.एस. कहती है, उसके बारे में परिचय देती है। एन.एस. बताती है कि पहले ये बांग्लादेश के ढाका में रहते थे, वहाँ इनका हरा भरा खेत था, इनका घर भी था, लेकिन आंधी तूफान इनके जो घर हैं, जो ज़मीन है, उसे अनउपजाऊ करके घर को बहा करके ले गया और ये पूरी तरह से बेरोज़गार हो गए और वहाँ से बड़े बड़े शहरों की ओर रोज़गार के लिए आ गए। लेकिन यहाँ भी इनको रोज़गार तो मिला नहीं, इसीलिए ये कचरे के ढेर में सोना खोजने के लिए आ गए, मतलब सिक्का ढूंढने के लिए आ गए। कुछ तो कुछ मिलेगा जिससे क्या है, दिन रोटी चलेगा। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए वे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेज करके वे कचरे के ढेर में भेजा करते हैं, जहाँ वे बच्चे कहते हैं यदि हमें 1 रुपये भी मिल जाए तो हमारे लिए सोना के बराबर होता है। आगे एन.एस. उस लड़के को कहती है, मजाक के तौर पे कहती है कि बच्चे, क्या तुम स्कूल जाना पसंद नहीं करते? तो लड़का कहता है, मैम मैं तो स्कूल जाना पसंद करता हूँ, पर हमारे आसपास नेबरहुड में कोई भी स्कूल है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ? तब एन.एस. मजाक के तौर पे कहती है, अगर मैं स्कूल खोल देता हूँ, ठीक है, यदि मैं स्कूल खोल देती हूँ तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो लड़का कहता है बिल्कुल। उसकी आंखों पे एक चमक आ जाती है और कहता है, मैम ज़रूर ज़रूर, मैं स्कूल ज़रूर आऊँगा, और वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। 15 महीने दिन के बाद वह लड़का दौड़ते हुए एन.एस. के पास आता है और कहता है, मैम क्या आपका स्कूल बनकर रेडी हो गया? तब एन.एस. शर्म से पूरी तरह लाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है इस बात पर कि उसने कैसे मजाकिया तौर पर उस बच्चे को क्या प्रॉमिस कर दिया था कि मैं स्कूल खोलूँगी, जबकि उसका कोई इरादा नहीं था। तो एन.एस. यहाँ पर बताती है कि ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो गरीब लोगों से झूठे वादे करते रहते हैं। एन.एस. को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। वो वहाँ पर कहती है शर्म से कि बच्चे, यह काम बहुत जल्दी नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी समय लगता है। तभी एन.एस. वहाँ पर उस लड़के का नाम पूछती है। एन.एस. को उसका नाम नहीं मालूम होता ना। एन.एस. यहाँ पर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़का कहता है साहेब आलम। एन.एस. कहती है, इस लड़के को तो पता भी नहीं है कि इसके नाम का मतलब क्या होता है। अगर इस लड़के को नाम का पता चलेगा ना, इसका नाम का अर्थ क्या होता है, तो खुद इसको विश्वास नहीं होगा। साहेब आलम का मतलब होता है संसार का मालिक, जो इसको बिल्कुल नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन एन.एस. कहती है, देखो जैसा इसका नाम है संसार का मालिक, लेकिन ये इसका क्या है, अपोजिट है। मालिक इसका नाम है, परंतु ये
क्या कितना गरीबी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है। एनिस इस बारे में बातें करती है। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर 4-5 बच्चे आए होते हैं, तो उनके नंगे पैरों को देख करके एनिस पूछती है किसी एक से कि बच्चे तुमने मतलब चप्पलें क्यों नहीं पहनी है। तो लड़का कहता है मेरी माँ ने कभी मुझे उतार कर तो दिया ही नहीं। तो ही एक लड़का जूते पहना होता है तो उसे कहता है कि तुमने जूते पहन रखे हैं, तो अपने पैरों को नीचे देखने लगता है। तो कोई तीसरा कहता है अब हमारी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि हमें ढंग से जूते भी नसीब नहीं होती। ये जूते हमने तो कहीं कचरे के ढेर से उठाया है, ये शूज़ का नाप भी आगे पीछे है और एक ही पैर के जूते वो भी उल्टा पुल्टा है जिसको यह पहना हुआ है। और तीसरा लड़का है ना, वो कहता है मुझे तो बहुत ही पसंद है जूता पहनने का, पर हमारी जो परंपरा है ना, हमारी जो गरीबी है वो हमें परमिशन ही नहीं देती है कि हम चप्पलें पहने। यदि हम चप्पलें पहन लेंगे और कचरे के ढेर पे आएंगे तो हमें कोई जो दान के रूप में 2-4 पैसे दे भी देते हैं वह भी नहीं देंगे, इसीलिए हम चप्पलें नहीं पहनते हैं। इस प्रकार से वे अनाउंस करते हैं, वे सारे एक्सप्लेनेशन एनिस को बताते हैं। तो एनिस को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आज भी बच्चे कितनी गरीबी स्थिति में जी रहे हैं और अपने अधिकार से वंचित हैं। एनिस एक उद्दीपी के कोई व्यक्ति हैं जो उनको एक स्टोरी सुनाए होते हैं, वो उसको याद आता है, तो उसके बारे में बताती है एनिस। क्या होता है कि उद्दीपी जगह है जहाँ एक मंदिर और उस मंदिर के पुजारी, तो उस पुजारी को उसके पुत्र है ना, उसका बेटा, वो मंदिर के पास ही उनका स्कूल था। प्रिस्ट वह लड़का जब स्कूल जाता था तो उस मंदिर पे ज़रूर जाता था, और क्योंकि पास में था स्कूल और मंदिर, तो वहाँ जा करके वह रोज़ प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान मुझे एक जोड़े जूते दिला दो। तो एनिस 30 सालों के बाद उसी गली पे जाती है जो कि गली पूरी तरह से उजाड़ हो गया है, बंजर हो गया है। अब नए मोहल्ले बन गए हैं जो बहुत ही अच्छा है, और नए मोहल्ले पे नया प्रिस्ट भी, पुजारी भी है जो आकर के पूजा किया करता है। जब एनिस उस मंदिर पर जाती है तो देखती है मंदिर के पास ही उनका जो घर है उस पुजारी का, वहाँ पर एक लड़का है, पुजारी का बेटा ही, जो दौड़ते हुए आता है स्कूल से और अपने पीछे में बैग से लटकाया होता है, और वहाँ पर एक रेड कलर का चेयर होता है, उस पर एकदम जल्दबाजी से अपने बैग को उतार करके फेंक देता है, उस चेयर पर रख देता है और अपने जूते मोजे को भी निकालने लगता है, अपना यूनिफॉर्म को चेंज करने लगता है। तो एनिस को याद आता है कि 30 साल पहले जो लड़का रोज़ भगवान के पास आकर के प्रेयर किया करता था कि भगवान मुझे एक जोड़े जूते दिला दो, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और आज पुजारी के बेटे के पास क्या है, जूता है। इस तरह से उसको यह स्टोरी याद आता है। तो वहीं एनिस कहती है भगवान ने इनकी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन उन बच्चों का क्या जो सीमापुरी में आज गार्बेज के डंप्स पे सोना खोज रहे हैं, जो कि आज भी नंगे पैर क्या घूम रहे हैं। यहाँ तक कि उन बच्चों को खुले पक्षियों में, जो सुबह से मॉर्निंग के समय में जो पक्षियाँ उड़ते रहते हैं, उनसे भी कंपेयर किया गया है। ये बच्चे उस पक्षी के जैसे हैं जो सुबह सुबह नंगे पैर आते हैं और दोपहर के समय पे गायब हो जाते हैं। एनिस जंग सीमापुरी के बारे में कुछ बताती है। सीमापुरी दिल्ली से काफ़ी मीलों दूर हैं। बांग्लादेश के लोग 1971 में अपने देश को छोड़ करके सीमापुरी में आ बसे थे, क्योंकि उनके जो हरे भरे खेत है ना वो पूरी तरह से उजड़ गए थे, बंजर हो चुके थे। उनको यहाँ पर आए हुए 30 वर्ष हो गया। एक बस्ती जो बांग्लादेश को छोड़कर आए हैं 30 वर्ष हो गया, परंतु अभी तक न तो उनके पास कोई पहचान है, न तो आधार कार्ड है, न ही राशन कार्ड है जो राशन लेने में मदद करते हैं। किसी भी प्रकार से आज्ञा पत्र, वोटर ID कुछ भी नहीं है। वे इतना गरीबी स्थिति में जी रहे हैं ना कि वे अपना पहचान भी बता नहीं सकते, ऐसा उनका स्थिति है। यहाँ तक कि उनको ऐसे जगह पर रहना पड़ता है जहाँ पर सारे गंदे पानियाँ नालियों से बहती है। उनका घर भी तंबू का बना हुआ है, और अगर किसी का घर भी है ना तो उसमें दरवाज़ा है और ना ही खिड़की है। मतलब एक ही रूम है, जैसे हम गाय बैल को किसी एक जगह पे बांध करके रखते हैं, वैसे वे लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। कितना दरिद्रता की ज़िंदगी है। तो वहीं पर कुछ महिलाओं का समूह होता है, तो उस समूह के पास में जाकर के एनिस जंग पूछती है कि आप लोग
क्यों अपने गांव को छोड़ करके आ गए। तब वे महिलाएं बताती हैं जो कि एकदम फटी पुरानी टाइप से साड़ी पहनी होती हैं। वे महिलाएं कहते हैं जब हमारे देश पे आंधी तूफान आया तब हम पूरी तरह से बेरोज़गार हो गए। वहाँ पर एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी और हम अपने बच्चों को एक टाइम का जब वक्त का खाना नहीं दे पा रहे तो हमें कितना तकलीफ़ होती थी। इसीलिए हम लोगों ने उस जगह को छोड़ करके यहाँ आना पसंद किया। बेशक यहाँ पर हम गंदी नलियों के पास ही रहते हैं, यहाँ पर हमारा कोई परिचय नहीं है, परंतु हम अपने बच्चों को 24 घंटे में एक वक्त का खाना तो दे ही पाते हैं। तो ये जगह अच्छा है, तंबू वाला जगह तो है, परंतु ये जगह हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग कम से कम अपने फैमिली को एक टाइम का खाना तो खिला ही पा रहे हैं। एनीस बताती हैं कि महिलाएं कितनी फटी पुरानी कपड़े पहने हुए हैं फिर भी खुश हैं, क्योंकि उनके सर पे कम से कम छत तो है जो ढाका से यहाँ बेटर है। इस तरह से महिलाएं बोलती हैं। आगे साहेब कहता है जब हम कचरे के ढेर पे हमें 1 रुपया या फिर 10 का नोट मिल जाता है ना तो हमारी आंखें चमक उठती है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यदि आपको कोई सिक्का मिल जाता है तो आप आगे पीछे और नहीं देखते क्योंकि आपके पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन यदि हमें कोई एक मिल जाता है तो हम और ढूंढते हैं कहीं और तो नहीं है। इस प्रकार साहब अपना परिचय देता है कि वो कितना खुश होते हैं जब उनको कोई 10 का नोट उस कचरे के ढेर पे मिल जाता है। एक बार की बात है, साहेब किसी बाड़ा के गेट के पास खड़ा हुआ था और वह देख रहा था कि 2 रिच फैमिली से 2 लड़के टेनिस खेल रहे थे। तो उनके जूतों को देख करके, उनके कपड़ों को देखकर, जो वाइट कलर के पहने हुए थे, शूज़ पहने थे मैचिंग उसके, तो उसे देख करके लड़का गुनगुनाता है साहेब और कहता है मुझे भी पसंद है खेलना, मुझे भी पसंद है। इस तरह से गुनगुनाने लगता है और एनिस इसे देख रही होती है। एनिस सारे जो एक्टिव है, जो एक्टिविटी कर रहा है साहेब, एनिस उस सारी चीज़ों को देख रही होती है। और फिर एनिस बताती है कि साहेब भी आज यूनिफॉर्म पे है टेनिस बॉल का, तो वह वाइट कलर का कपड़ा और शूज़ पहना हुआ है। तो उस जूते और कपड़े के बारे में बताया गया है कि वह जूता ऐसा जूता है जो क्या जगह जगह से फटा हुआ है और उसके जो कपड़े हैं ना वे पूरी तरह से कलर जो है निकल गया, उधड़ गया है, ऐसा कपड़ा पहना हुआ है। तो एनिस बता रही है बेशक ये वही कपड़े होंगे जो रिच फैमिली के बॉय क्या इसको नकार दिए होंगे, पहनने से इनकार कर दिए होंगे। इसको साहेब पहन करके बहुत ही एक्साइटेड है खेलने के लिए और साहेब कहता है कितना अच्छा होगा जब यहाँ आसपास कोई ना होगा तो मैं यहाँ पर जो गार्ड है उससे बोलूँगा और वह मुझे अंदर जाने दे देगा। इसके बारे में बताया गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद एनिस साहेब को किसी टी स्टॉल पे मिल्क का बूथ पकड़े हुए देखती है। स्टील का कनस्तर होता है उसके हाथ में। तो एनिस वहाँ पर आती है और साहेब से पूछती है साहेब तुम यहाँ? तो साहेब कहता है हाँ मैम, मैं यहाँ पर टी स्टॉल पे काम करता हूँ और मुझे मंथली 800 दिया जाता है, लेकिन मेरे कंधों पे जो प्लास्टिक का थैला था उससे ज़्यादा भारी मुझे दूध का बूथ पैकेट और एक कनस्तर लगता है, क्योंकि जब मैं कचरे के ढेर पे जाता था और कुछ भी ढूंढता था, सोने ढूंढता था, अपने थैले पे डालता था तो मुझे इतना भारी बिल्कुल नहीं लगता था जितना आज मुझे ये स्टील का कनस्तर लगता है। क्योंकि अब मैं दूसरे के अनुसार कार्य करता हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं खुद का मालिक नहीं हूँ, उसके अनुसार मैं सारा कार्य करता हूँ। और जब मैं कचरे के ढेर पे जाया करता था तो मैं अपने अनुसार कार्य किया करता था। साहेब बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से कि अब वो फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, वो क्या हो चुका है, गुलाम हो चुका है दूसरे का। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही कि साहेब किस प्रकार से दुखी है टी स्टॉल में काम करके, इतना ही बताया गया है। अगले पार्ट में आप लोगों को मुकेश के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।